श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के समाज वैज्ञानिक हैं। उनकी पुस्तक इंडियन विलेज को एक क्लासिक के रूप में मान्यता मिली है और उसके अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो संस्कृति, मिथक, परंपरा और इतिहास बोध पर आधारित हैं। सामाजिक परिवर्तन, विकास और आधुनिकीकरण पर उनके विचार अनेक बार अत्यंत मूल्यवान माने गए हैं। उन्होंने अनेक संगोष्ठियों में परंपरा, संस्कृति और साहित्य पर व्याख्यान दिए हैं। वे समाज विज्ञान के एक प्रामाणिक अध्येता हैं। वर्तमान आलेख उनकी पुस्तक परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति से लिया गया है। इसका प्रकाशन 1991 में हुआ। समसामयिक संवाद में परंपरा एक केंद्रीय बिंदु है। संस्कृति की पुनर्रचना, राजनीतिकरण और सैनिकीकरण व्यवस्था के लिए गंभीर प्रश्न और भविष्य के लिए चुनौती बन गए हैं। इतिहास बोध का मिथकीकरण अनेक वैचारिक बिंदुओं को उत्पन्न कर रहा है। साहित्य और संचार आज परंपरा, संस्कृति और इतिहास बोध से जुड़े हैं। लेखक ने इस पुस्तक में इन सभी समस्याओं पर समाज शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया है। इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने कहा है कि इसमें उनके भाषण और लेख शामिल हैं। भाषण अधिक लंबे हों तो उनसे ऊब उत्पन्न हो जाती है। उनके इस संग्रह के अधिकांश भाषण और लेख परंपरा और संस्कृति पर ही केंद्रित हैं। साहित्य पर भी कुछ आलेखों में विचार किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी अवधारणाएं अब बदल रही हैं। आर्य सभ्यता और पूर्व प्रजातियों के संबंध में नई बहस हो रही है। परंपरा की अपनी एक परिधि होती है। विश्व संस्कृति के संदर्भ में इस परंपरा पर विचार किया जा सकता है। इतिहास बोध का इतिहास की दृष्टि से ही विश्लेषण किया जाना उचित है। इतिहास क्या है और वह क्यों लिखा जाता है, इस संबंध में विचार करना आवश्यक है। इतिहास किस तरह लिखा जाए, यह भी एक प्रश्न है जिसे हम जरूरी मानते हैं। इतिहास ने अनेक पीढ़ियों को नई उम्मीद दी है। उनमें नए जागरण का उद्वेलन भी किया गया है। किसी भी चीज़ का समाधान कारक उत्तर मिलना सरल नहीं होता। जीवन के संदर्भ बदलते रहते हैं। प्रश्नों के नए स्वरूप सामने आते हैं। इतिहास की पुरानी व्याख्या को नए बोध से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि अनेक बार पुराने अर्थ और मूल्य खो जाते हैं। आज इसकी अत्यंत आवश्यकता है कि इतिहास बोध के नए सवालों पर फिर से विचार किया जाए। मिथक चेतना से इतिहास की चेतना भी जुड़ी रहती है। इसकी यात्रा इतनी लंबी होती है कि यह कभी पूरी नहीं हो पाती। इतिहास के इस चिंतन और लेखन के लिए नए मिथक जन्म लेते हैं। कई बार तो भ्रांतियों का घना कोहरा छा जाता है। अनेक विकल्पों की तलाश की जाती है। मिथकों को निर्मूल करने की कोशिश होती है। फिर नई इतिहास दृष्टि आती है और वह सब कुछ बदल देती है। यह दृष्टि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। जो इतिहास भूखंडों से जुड़े कालखंड में सिमट जाता है, उसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं होती। इतिहास चिंतन की दार्शनिक भावभूमि बदलती है और इतिहास का विश्लेषण विस्तार पाने लगता है। इन सब परिवर्तनों के बावजूद इतिहास का स्वतंत्र स्वरूप नहीं बदलता। इतिहास क्या है, इस प्रश्न का सीधा और सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता। इतिहास लेखन और चिंतन अपने परिवेश से जुड़े रहते हैं। बदलती मानसिकताओं के बीच अनेक जटिलताओं का जन्म होता है। इतिहास स्वयं ही अपने लक्ष्य और साधनों की खोज कर लेता है। वह अपनी सीमाओं में जो व्याख्याएं करता है, वह एक नए स्वरूप में संसार की हर यात्रा का अनुसंधान कर लेता है।
इतिहास आदि युग से ही अस्तित्व में आया है। यह कहा गया है कि मिथक भी एक तरह का इतिहास ही हैं। यह इतिहास इतना प्राचीन है कि यह किंवदंतियों में मिलता है और इसका निश्चित प्रमाण नहीं होने के कारण इसे मिथक कह दिया जाता है, पर वास्तव में यह भी इतिहास ही होता है। रामायण और महाभारत इसी तरह के मिथक हैं जो इतिहास भी माने जाते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनका अस्तित्व नहीं है। वे केवल कल्पना नहीं हैं। सारी सीमाओं के बावजूद इस इतिहास का भी महत्व है। पहले लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था। वेदों को भी श्रुतियों के रूप में ही सुरक्षित रखा गया था। हमारे देश में एक लंबी चारण परंपरा रही है। अभिप्राय यह है कि इतिहास की स्वीकृति बाद में जरूर हुई, किंतु यह पहले से ही विद्यमान रहा है। 19वीं सदी में इतिहास लेखन को अनुशासित किया गया। इतिहास के संदर्भ में सामाजिक प्रकारों पर भी विचार करना आवश्यक है। यहीं दूसरा प्रश्न आता है, इतिहास क्यों? वस्तुतः इतिहास का उपयोग आरंभ से ही जातीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति के लिए खुलकर किया गया है। अपने समाज और संस्कृति के साथ इतिहास को जोड़ा गया है। अनेक सभ्यताओं का विकास इतिहास की यात्रा का प्रमाण बना है। जब भी उपनिवेशवाद आया, इतिहास का सही रूप सामने नहीं आ पाया। उन्होंने समाज और जातीय संस्कृति का सही चित्रण नहीं किया। समय की मांग बदलती गई है। आज की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय छवि की अभिव्यक्ति के लिए इतिहास का उपयोग हुआ है। बौद्धिक धरातल पर इतिहास का उद्देश्य बीते हुए युगों की खोज रहा है। इतिहास की रोशनी में वर्तमान और भविष्य दोनों सामने आ जाते हैं। इतिहास के इन सभी सवालों के बीच इतिहास की प्रासंगिकता अपने आप प्रमाणित हो जाती है। इतिहास क्यों? इतिहास क्या है के साथ ही जुड़ा है। एक लंबे अरसे तक इतिहास लेखन पर कई विचारकों की दृष्टि रही है। उनमें रांके नाम का व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसने इतिहास की बुनावट में 3 तत्वों की जगह दी है: व्यक्तित्व, राजनीति और कालानुक्रम। इतिहास के रंगमंच पर अनेक पात्र आते हैं। उनके बीच कोई विराट पुरुष होता है। वह इतिहास में एक केंद्र बनकर आता है। इतिहास में नायक और नायिकाओं को व्यापक महत्व मिलता रहा है। इन इतिहास पुरुषों ने राजनीतिक घटनाक्रम का भी संचालन किया है। वस्तुतः इतिहास में तथ्य संकलन और विवरण प्रमुख होता है। इतिहास क्या के साथ यह जानना जरूरी है कि इतिहास क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता है। यदि इतिहास न हो तो तथ्य संकलन किस प्रकार होगा। तथ्य संकलन के साथ ही तथ्य का विवेचन भी आवश्यक होता है। यह आवश्यक नहीं कि इतिहास केवल महापुरुषों तक ही सीमित रहे। वह अपने समय के जनसाधारण और उसके दैनिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। जो लोग इतिहास को मजाक मानते हैं, जो लोग इतिहास को केवल अतीत का पिटारा समझते हैं, वे यह नहीं समझते, यह नहीं जानते कि इतिहास ने ही हमारे अतीत को, उसमें विकसित सभ्यता को और समस्त जनमानस को एक विकास यात्रा के रूप में अंकित किया है। मार्क्स जैसे विचारक ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से जनजीवन का चित्र अंकित किया है। किस प्रकार समाज में वर्ग होते हैं, अमीर लोगों से गरीब लोग किस प्रकार निरंतर संघर्ष करते हैं। यह वर्ग संघर्ष समाज को बदल देता है। अतः इतिहास की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह आवश्यक नहीं कि इतिहास में राजनीति शामिल रहे। वह राजनीति के बिना भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का वाहक होता है। उसमें सामान्य जीवन की झलक भी होती है। अपने समय का इतिहास अंकित करना इसलिए भी आवश्यक है कि समाज में जो नई प्रवृत्तियां उभरती हैं, इतिहास उनका भी अंकन करता है। इतिहास अपने साथ एक भूगोल को समेट लेता है। इतिहास एक नए समाज का ही नहीं, एक नई संस्कृति का भी रेखांकन करता है।
वह केवल शिखर पर ही नहीं ठहरता बल्कि सामान्य जीवन के विशाल मैदानों पर भी उतरता है। समाज के उपेक्षित और उत्पीड़ित वर्ग अनेक बार इतिहास की विषय वस्तु बने हैं। इतिहास में केवल वर्णन ही नहीं होता, विश्लेषण भी होता है। सामाजिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए इतिहास का संवाद अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी होने लगा है। यह जरूरत महसूस की गई कि संस्कृति का भौतिकवादी स्वरूप भी इतिहास से जुड़े। इतिहास अब सामाजिक संबंधों, सामाजिक गठन, निजी जीवन, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक वर्ग, सामाजिक समूह, इन सभी के रूप में केंद्रित हो गया है। समग्र इतिहास की मांग बढ़ रही है, उसमें लोक चेतना का समावेश हो रहा है। अब वह ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर देखने लगा है। उसका जन इतिहास वाला स्वरूप अब सामने आ रहा है। इस अर्थ में वह साहित्य से भी जुड़ जाता है। इतिहास का निर्माण केवल बड़े लोग ही नहीं करते, छोटे लोग भी करते हैं। अनेक वैज्ञानिक और विचारकों ने भी इतिहास का निर्माण किया है। यह केवल राजनेताओं का ही क्षेत्र नहीं रहा, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। इतिहास क्या और इतिहास क्यों के बाद तीसरा सवाल इतिहास लेखन का है। इतिहास का लेखन किस तरह हो, इस पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। इतिहास का अनुशासन स्वयं अपना मार्ग खोज रहा है। कई बार तो इतिहास के पुनर्लेखन की बात भी होती है। मानव के भौतिक विकास और आरंभिक संस्कृति को समझने के लिए इतिहास की सहायता ली जाती है। हर ज्ञान विज्ञान का इतिहास होता है, वह केवल राजनीति के इतिहास तक सीमित नहीं है। इसीलिए साहित्य का इतिहास सामान्य इतिहास से अलग होता है। किसी भी ज्ञान विज्ञान की विकास यात्रा के साथ इतिहास जुड़ा होता है। मानव सभ्यता का इतिहास, मानव संस्कृति का इतिहास जैसे शब्द इस बात का प्रमाण हैं। विज्ञान के अनेक क्षेत्र अब निरंतर विकसित हो गए हैं। इनमें भौतिक विज्ञान के साथ ही जीव विज्ञान और अनेक विज्ञान हैं। निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं और इन अनुसंधानों से मनुष्य का विकास भी हो रहा है। इस प्रकार जन केंद्रित समग्र मानव इतिहास के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का सहयोग आवश्यक है। इतिहास और मनुष्य जीवन के बीच एक मौन संवाद चलता रहता है। मनुष्य की सभ्यता और उसकी संस्कृति के साथ जो परंपरा है वह अपने आप में इतिहास का ही एक दर्शन है। इतिहास की कितनी ही आलोचना क्यों न हो, उसकी प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं हो सकती। इतिहास भी एक ऐसा अनुशासन है जो अन्य अनुशासनों से जुड़ा रहता है। इतिहास कई तरह से लिखा गया है, वह भविष्य में कई तरह से लिखा जाता रहेगा। आने वाले वर्षों में लोकतांत्रिक समाजों के कारण यह जन इतिहास के रूप में अपनी पहचान भी बनाएगा। सामाजिक संगठनाओं का तुलनात्मक दृष्टि से अंकन करने पर ही विश्वव्यापी मानव इतिहास सामने आ पाता है। इतिहास का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है। अब तो हर क्षेत्र का एक अलग इतिहास लिखा जाने लगा है। इतिहास की अर्थव्याप्ति हो गई है। विशिष्ट और साधारण दोनों को ही इसमें जगह मिलने लगी है। लेखक के अनुसार इतिहास को समाज के एक ऐसे दर्पण के रूप में उभरना है जो परंपरा के मूल्यांकन का साधन बने और समाज की विकास धाराओं का अंकन करे। लेखक ने इसी आधार पर भारतीय सभ्यता को भी समझने की कोशिश की है। दूसरे महायुद्ध के बाद विश्व जिस रूप में सामने आया उसमें उपनिवेशवाद समाप्त हुआ। इसमें साम्राज्यवाद की कोई जगह नहीं थी। वास्तव में राष्ट्रीय स्वाधीनता का युग आरंभ हो गया था। भारत भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही स्वतंत्र हुआ है। इस समय अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। इस इतिहास दृष्टि के साथ हम अपने देश की भावना से भी जुड़ते हैं। इतिहास दृष्टि परंपरा बोध से अलग नहीं हो सकती। अतः इतिहास बोध और इतिहास की दृष्टि का विश्लेषण
एक दूसरे के संदर्भ में ही करना पड़ता है। समाज विज्ञान में इतिहास के साथ एक संवाद स्थापित किया जाता है। अब इतिहास के संदर्भ में उसके पुनर्लेखन की समस्या आधुनिक संदर्भ के कारण आवश्यक हो जाती है। इतिहास बोध राष्ट्रीयता से जुड़ा होता है। भारत के संदर्भ में यह भारतीयता से जुड़ जाता है। अब इसे समझने के लिए नए सिरे से प्रयास हो रहे हैं। इतिहास में राष्ट्रीयता एक मनोदशा से जुड़ी रहती है। इतिहास बोध की कोई भी समस्या जनमानस की भावना से अलग नहीं हो सकती। समसामयिक समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी बुनावट होती है। इसके आधार पर ही वह टिक पाती है। यही कारण है कि हमें अपने जड़ों की तलाश करना पड़ती है। कोई भी इतिहास बोध अपनी भौगोलिक सीमाओं से जुड़ा होता है। उसके अभिप्राय तभी स्पष्ट हो पाते हैं। वस्तुतः अब 21वीं शताब्दी में इतिहास का भी विस्तार हुआ है। उसे एक नई सांस्कृतिक भावभूमि भी मिली है। अनेक परिकल्पनाओं पर विचार किया जाने लगा है। यह एक नई संस्कृति भी है जिसके आधार पर ही इतिहास बोध का एक स्वरूप निर्मित होता है। समाज की सांस्कृतिक विचारधारा अनेक दिशाओं में फैलती है। इतिहास की इस यात्रा में सभ्यता का विकास किस रूप में हुआ और किस प्रकार बाहर से भी लोग इस देश में आए, इस सब पर विचार करना आवश्यक होता है। अनेक संस्कृतियों के बीच परस्पर संवाद होने लगता है, तब एक नई सामाजिक संस्कृति का भी विकास हो जाता है। इतिहास बोध के अंतर्गत लेखक ने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। वह स्वीकार करता है कि आदिम युग से ही मिथक के रूप में इतिहास सामने आया है। उसने सामाजिक परिवेश को अंकित किया है। उसने अपने अनुशासन की स्वयं खोज की है। कोई भी देश अपने इतिहास की अवहेलना नहीं कर सकता। इस आलेख का एक व्यापक अभिप्राय है। यह आलेख अधिक बड़ा नहीं है, पर इसमें जो सवाल उठाए गए हैं वे इतिहास बोध को भारतीयता की तलाश तक ले जाते हैं। इस अर्थ में इतिहास बोध को अलग कर नहीं देखा जा सकता। स्वतंत्रता के पूर्व हमारा देश उपनिवेशवाद से पीड़ित था। यह उपनिवेशवाद केवल भारत तक सीमित नहीं था। यह तो 20वीं शताब्दी के आरंभिक समय में विश्व में अनेक जगहों पर फैला था। दूसरा विश्व युद्ध विध्वंस का प्रतीक जरूर था, पर इसके बाद साम्राज्यवाद का युग समाप्त हुआ। सारे संसार में राष्ट्रीय स्वाधीनता का युग आरंभ हुआ। हर देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। उसके बाद स्वतंत्रता मिलते ही धीरे धीरे मानवीय चेतना का विकास हुआ। यह स्वतंत्रता की चेतना भी थी। इतिहास बोध भी नए रूप में सामने आया। समता का महत्वपूर्ण आयाम आर्थिक के साथ ही सांस्कृतिक भी था। इस तरह संस्कृति पर नए सिरे से विचार आरंभ हुआ। इस विचार प्रक्रिया ने अनेक सवाल खड़े किए। हर देश ने स्वतंत्रता के नए मिथकों का निर्माण भी किया। उसका परिवेश बदला और उसके लक्ष्यों का भी नया स्वरूप सामने आया। वस्तुतः व्यक्तित्व और सत्ता के समीकरणों ने अनेक घटनाओं को जन्म दिया। उसका कालानुक्रम जन इतिहास से जुड़ गया। इसके मूल में जन चेतना थी। सामाजिक इतिहास का एक स्वरूप सामने आया। तीसरी दुनिया, जिसमें हमारा देश भी आता है, में एक नए इतिहास की रचना शुरू हुई। इतिहास दृष्टि में बदलाव के साथ सांस्कृतिक चेतना का स्वरूप भी बदलने लगा। छोटी सांस्कृतिक इकाइयाँ नई जागृति का आभास देने लगीं। सहज विवेक ने कई प्रतिमानों को खंडित किया। अपनी जड़ों की खोज होने लगी। एक उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि अमेरिकी नीग्रो अपने इतिहास का आरंभ दास्ता के समय से न कर एक नए रूप में करते हैं। वे अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारत ने भी इसी तरह नए जागरण से अपने को जोड़ा। हमारी आर्य संस्कृति सदा स्वतंत्र रही है, पर 1000 साल की पराधीनता के कारण हमारा आत्मविश्वास खो गया था। स्वतंत्र होकर हमने नए इतिहास बोध की मांग की। सबसे पहले इतिहास को उसकी समग्रता में देखना आवश्यक था।
यह माना गया कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, उनकी जन्मभूमि यही देश था। इस तरह जातीय गौरव का एक नया स्वरूप सामने आया। हर संस्कृति, समूह, समुदाय और राष्ट्र की अपनी एक अलग छवि रखती है। वह अपनी इकाई का स्वयं विकास करती है। एक तो आत्म छवि होती है और दूसरी प्रदत्त छवि। इन दोनों के बीच एक नए बोध का विकास हो जाता है। एक रूप भीतरी होता है और एक बाहरी। इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता, यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह छवियाँ अपनी संस्कृति को प्रभावित भी करती हैं। लेखक के अनुसार संस्कृति समूहों की मानसिकता पर इन छवियों की गहरी छाप होती है। अब तो अमेरिका में भी काले लोग यह आंदोलन चलाते हैं कि काला सुंदर है, क्योंकि वे अपनी सामाजिक संरचना में किसी हीनता ग्रंथि से नहीं जुड़ना चाहते। भारत की एक नहीं अनेक छवियां हैं। हमारी आत्म छवि में कालांतर में अनेक परिवर्तन हुए हैं और बाहरी दुनिया की हमारी दृष्टि भी समय समय पर बदलती रही है। फिर भी यह सच है कि हम विदेशों की नकल अधिक करते हैं। हमें अपने पर पूरी आस्था नहीं है। हमें हमारी अपनी भाषाओं पर भी आस्था नहीं है। भारतीयता की भावना धीरे धीरे विकसित तो हो रही है, पर अभी भी इसकी पूरी चेतना दिखाई नहीं देती। हमारे देश में आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। यह इसकी सांस्कृतिक विराटता का प्रतीक है। आर्य और द्रविड़ सभ्यताओं के संबंध में जिस इतिहास दृष्टि की बात की जाती है, उसके अनुसार द्रविड़ भाषी भारतीय उपमहाद्वीप पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए और बाद में एक बड़े भूभाग पर बस गए। द्रविड़ भाषा परिवार को भारत का मूल भाषाई परिवार भी कहा जाता है। तमिल सहित इसकी 4 प्रमुख भाषाएं दक्षिण में फैली हैं। भारतीय सभ्यता को द्रविड़ भाषी समुदायों ने जो दिया, अभी भी उसका व्यापक विवेचन नहीं हो पाया है। आर्य भाषाएं बोलने वाले ईसा पूर्व 1500 से आना आरंभ हुए और उनका विस्तार भी हुआ। इस संबंध में अनेक मत हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में यह स्पष्ट कहा गया कि आर्य भी यहीं के निवासी हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की स्थापना भी हुई है। वेदों में वे सूर्य सहित प्राकृतिक देवताओं के रूप में प्रचलित हैं, किंतु उपनिषद से पुराण युग तक आते आते अनेक आराधना प्रणालियां आरंभ हो गईं। हमारे देश में विष्णु और शिव पुराण साहित्य की ही देन है। बौद्ध मत ने भी एक क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित किया। अनेक संप्रदाय विकसित हुए। इस अर्थ में भारत एक विशाल बहुलवादी संस्कृति को समेटे हुए है। भारतीय चिंतन की भावभूमि में भारतीयता समाई हुई है। भारतीय इतिहास में इस सांस्कृतिक भावभूमि की एकता हमारे इतिहास बोध से जुड़ी हुई है। इस देश में कई महापुरुष हुए। हमारा सांस्कृतिक इतिहास उनसे भरा पड़ा है। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शासकों के साथ ही मुगल काल से जुड़े अकबर जैसे शासक भी हमारी सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। भारतीयता का सारा चित्र एक कोलाज की तरह लगता है, जिसमें अनेक रूप हैं। सभ्यताओं के इतिहास में भारतीय सभ्यता की एक विशेष पहचान है। हमारे देश में आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण रही है। सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। हमारे यहाँ की लौकिक परंपराएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अनेक संस्कृतियों को अपने में समाने की अपूर्व क्षमता है। यह कहा जा सकता है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक विकास यात्रा कभी भी अवरुद्ध नहीं हुई। हमें राजनीतिक रूप से पराजित होना पड़ा, फिर भी हमारी संस्कृति कभी भी पराजित नहीं हुई। हमारे देश की राष्ट्रीय अस्मिता को इस संस्कृति ने ही सुरक्षित रखा है। यह बात अलग है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यह सांस्कृतिक विराटता भी भारत के विभाजन को नहीं रोक पाई, पर स्वतंत्र होने पर हमारे देश ने इस सांस्कृतिक एकता के माध्यम से ही एक व्यापक समन्वय की रचना की है। अब सामयिक समय में भारत की खोज इस नए इतिहास बोध के अनुसार करना आवश्यक है। हमें सभी अराजक परिस्थितियों से संघर्ष करना है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह असंभव नहीं है।
कभी कभी इस बात का दुख जरूर होता है कि हम अपनी मूल संस्कृति से अलग हटते जा रहे हैं। हमारे लिए आधुनिकता जितनी आवश्यक है उतनी ही संस्कृति भी है। भारत की शक्ति आधुनिकता और संस्कृति के समन्वय में है। तभी हम भारत के इतिहास बोध को जन की सामाजिक संस्कृति के साथ जोड़ सकेंगे। अब तक इतिहास बोध के अनेक बिंदुओं पर विचार किया गया है। इतिहास क्या है और वह क्यों लिखा जाता है, उसके लेखन की प्रणाली क्या है। इस संदर्भ में आलेख के विश्लेषण के बाद उसके निष्कर्ष इस प्रकार अंकित किए जाते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत से अब तक की घटनाओं का एक दस्तावेज है। इतिहास के नए स्वरूप में उसकी नई व्याख्याएं होती हैं। इतिहास भूखंड से ही नहीं अपने कालखंड से भी जुड़ता है। इतिहास की आदिम विधा बहुत पुरानी है। आद्य मिथक भी एक तरह के इतिहास हैं। इतिहास का अपना एक स्वरूप होता है, किंतु वह समय के साथ विस्तार पाता है और बदलता भी है। इतिहास की विषय वस्तु सीमित नहीं होती और वह समय की यात्रा में अनेक आयामों में रची जाती है। इतिहास क्या है? इसका उत्तर इतिहास में ही मिल जाता है। इतिहास समाज से अलग नहीं है। इतिहास मानव चेतना से जुड़ा है। इतिहास में संस्कृति और सभ्यता का समन्वय होता है। इतिहास क्यों? इतिहास क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना इतिहास के अतीत में नहीं झांका जा सकता। इतिहास इसलिए है कि वह मानव सभ्यता से परिचय कराता है। इतिहास की बुनावट में व्यक्तित्व, राजनीति और कालानुक्रम का महत्व है। इतिहास क्यों का एक उत्तर यह भी है कि इतिहास क्यों नहीं, वह तो मानव सभ्यता और संस्कृति की यात्रा का प्रमाण है। इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के बिना इतिहास बोध को नहीं समझा जा सकता। इतिहास लिखने के अपने नियम हैं, उसका पुनर्लेखन भी होता है। आधुनिक युग में इतिहास हर क्षेत्र में लिखा जाता है, जैसे साहित्य का भी अपना इतिहास होता है। इतिहास और समाज विज्ञान के समन्वय से इतिहास लेखन नए क्षितिजों का निर्माण करता है। इतिहास लेखन को विज्ञान से भी सहायता मिलती है, उसमें विज्ञान के इतिहास का लेखन भी शामिल है। इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, उसका महत्व है, तभी ऐतिहासिक भौतिकवाद की मार्क्स ने स्थापना की थी। हर राष्ट्र अपने इतिहास का निर्माण करता है, उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टि से लिखा जाता है। इतिहास अतीत का ही नहीं, समसामयिक समय का भी होता है। इतिहास लिखते समय सामान्य जनजीवन, उसकी विभिन्न परिस्थितियों और परिवेश का ध्यान रखना आवश्यक है। इतिहास लेखन समाज का चित्र अंकित करता है और भविष्य की दिशाओं को भी सामने रखता है। इस प्रकार इतिहास क्या, इतिहास क्यों और इतिहास कैसे लिखा जाए, इन सभी सवालों पर विचार करना जरूरी है। इतिहासकारों ने अपने समय की ही नहीं किंतु व्यापक रूप से सभी पीढ़ियों को उद्वेलित किया है, जीवन के बदलते संदर्भों को नया रूप दिया है। इतिहास बोध और उससे जुड़े तमाम सवालों पर अब पुनर्विचार आज की आवश्यकता भी बन गया है। इतिहास चिंतन और लेखन की प्रक्रिया ने नए मिथकों को भी जन्म दिया है। इससे मानव विकास के इतिहास को समझने में सहायता मिली है। इतिहास को केवल अतीत की घटनाओं का संकलन कहकर नकारा नहीं जा सकता। इतिहास की प्रासंगिकता वर्तमान में भी कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान भी तो अतीत बनकर इतिहास के साथ जुड़ जाता है। इतिहास का लेखन इतिहास के बोझ से जुड़ने पर ही मानव जीवन के लिए प्रासंगिक हो पाता है।